फवाद हुसैन चौधरी मिनिस्टर्स इनक्लेव में वाक़े फ्लैट में रहते हैं। आज हम करेंगे वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, ठीक ठाक। आज हम आपसे करेंगे बातचीत। जबरदस्त। फवाद चौधरी ने अपने फ्लैट की खूबसूरत सजावट कर रखी है। इनक्लेव को खूबसूरत बनाने के लिए अक्सर इंतजामिया को भी मशवरे देते हैं। वकालत, सियासत और उसके बाद फिर मीडिया से वाबस्ता है, दोबारा आप सियासत में क्यों आए? बेसिकली तो सियासत और वकालत तो हमारा मेरे जो दादा के ज़माने से हमारी फैमिली में या लोग वकील हैं, जजेस हैं और पॉलिटिशियंस हैं। इसके अलावा तो मैं और कोई काम आता नहीं। आप जब पीटीआई में शामिल हुए, ये आप अपनी मर्ज़ी से हुए या किसी के कहने पर हुए? इमरान खान साहब ने एक वक्त में 2011 में जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम ज़रूर शामिल हो, और उन्होंने मुझे किया। लेकिन उस वक्त एक हामिद खान साहब होते थे और इफ्तिखार चौधरी, ये बड़े हमने जो है मैंने तो बताया था पीएम को ये सारे 2 नंबर है, लेकिन बहरहाल उस वक्त उनको नहीं ख्याल हुआ तो उसकी वजह से फिर कुछ तातुल आ गया। और फिर 2016 में जब बाई इलेक्शन हुआ मेरे हल्के में तो उस वक्त फिर उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं इलेक्शन लड़ा। इमरान खान को बहुत करीब से जानते हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू जिससे लोग वाकिफ़ ना हों? इमरान खान एक्चुअली 2+2 के आदमी हैं। उनका कोई वो ऐसा पहलू नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो इंटरेक्शन बहुत करते हैं, मीडिया से बहुत बात करते हैं, ओपन रहते हैं। सो उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बड़े अरसे से वो स्टार हैं, लिहाजा उनकी ज़िंदगी के पहलू बड़े कम हैं जो लोगों से छुपे हुए होंगे। सो वो खुली किताब की तरह। लोग कहते हैं अगर जहांगीर तरीन होते तो आज इतनी महंगाई ना होती, क्या ये दुरुस्त है? महंगाई का ताल्लुक तो पता नहीं जहांगीर तरीन साहब होते हैं ये तो महंगाई होती या ना होती, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को ऑब्वियसली उनके ना होने से पार्टी की सियासत तो मुतासर हुई है, किसी को अच्छा लगे या बुरा। हकीकत यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी की सियासत को संभाला हुआ था और वो एंगल अब बहुत कमज़ोर है। अच्छा, आप वैसे दलील पे यकीन रखते हैं, नर्म मिजाज हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि आपको थप्पड़ क्लब में शुमार किया गया, ऐसा क्यों हुआ? हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है वो सेंसिटिव नहीं है ब्लैकमेलिंग के ऊपर, और मीडिया ब्लैकमेलिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा क्लब है। जो लोग एक सिर्फ मीडिया में आते सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, अगर आप एहतसाब नहीं करेंगे, कानून उनके ऊपर जो है वो अपनी सीरियसली उनके ऊपर नहीं करेगा, तो जाहिर है कि फिर इस तरह के वाक़यात आएंगे। आप आज भी परवेज़ मुशर्रफ का जहाँ दिफा करना हो वहाँ खुलकर करते हैं। कौन सी ऐसी बात परवेज़ मुशर्रफ की थी जिससे आप सबसे ज़्यादा मुतासिर थे? जब वो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में हार गए थे, उस दिन उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ख़ुद को ड्रैग करके बड़ा ख़राब किया। अदरवाइज़ ज़ाती तौर के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, बड़े रख रखाव वाले आदमी हैं, बड़े ऑनरेबल आदमी हैं और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा? मेरा ख्याल है इलेक्शन जब हम जीते हैं, ये बड़ा खुशगवार लम्हा। आपने पिछले 2.5 सालों में कभी इमरान खान साहब को घबराए हुए देखा? प्राइम मिनिस्टर को बड़ा मुश्किल है, वो घबराते शबराते कोई नहीं है ना, वो बहुत कभी गुस्से में बहुत आते हैं ना घबराते हैं। एक्चुअली ये 2-3 बार भी जो मैंने गुस्सा में भी देखा है वो भी अभी देखा है। इलेक्शनों से पहले मैंने उन्हें कभी गुस्से में देखा ही नहीं था, अभी देख रहा हूँ मैं कि थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। फवाद चौधरी अपने घर से वजारत के लिए रवाना हुए। शाहराए दस्तूर पर हमने उनसे बातचीत की। दूसरी सियासी जमातों के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बतौर सियासी तजियाकार बाज़ औक़ात अपनी हुकूमत के खिलाफ भी तजिया दे देते हैं। इन बातों पर वज़ीर आज़म नाराज़ तो नहीं होते? देखिए ये कई बार नाराज़ भी हो जाते हैं। बात वही करता हूँ मैं आमतौर पर जो मेरा ख्याल होता है कि सही है, ये नहीं मैं कर सकता कि दिल में कोई और बात हो और वैसे मैं कोई और बात करूँ। अच्छा, कई मामलात या मुतनाज़ा मौज़ूआत पर सियासी लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन आप खुलकर बात करते हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि आप मौलवियों के ख़िलाफ़ हैं। बिल्कुल भी मौलवियों के मैं ख़िलाफ़ नहीं। मेरे तो जो मौलवी जो असल अच्छे जो मौलवी साहिबान हैं, मेरे उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। मैं बड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए ना, मज़हब जो है उसके बगैर तो ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। आपके ख्याल में PDM की जानिब से फ़ौज के ख़िलाफ़ इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों अपनाया गया?
मेरा ख्याल है पीडीएम के जब भी आप उनके करेंगे ना, आप उनके जो वो पैसे हैं या जो करप्शन उन्होंने की है उसको खोलेंगे तो वो उसके लिए आखिरी हद पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाए हैं अपने 25-30 साल में। अब उनका एक ही मोटो है कि वो पैसे उन्होंने प्रिजर्व करने हैं। पीटीआई हुकूमत निज़ाम बदलने आई थी, लेकिन अभी तक फायर फाइटिंग से ही बाहर नहीं आ सके। क्या आप समझते हैं सिस्टम में रहकर सिस्टम तब्दील किया जा सकता है? देखें, सिस्टम में रह के सिस्टम तब्दील करने की कोशिश तो हो सकती है। सारी सियासी जमातों का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो बैक जो है ना रिसर्च साइड या पॉलिसी साइड वो बड़ी कमज़ोर है। सो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पॉलिसी को देख सके, उन्होंने तो रोज़मर्रा के मामलात को देखना है। लेकिन पीछे पार्टी बैकिंग होनी चाहिए जो कि पॉलिसी इश्यूज़ को देखे और प्राइम मिनिस्टर को या लीडर ऑफ द पार्टी को गाइड करे कि ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। जब आप पहले वजीर नहीं थे और अब आप वजीर हैं, हुकूमती ओहदे पर हैं, तो कितनी डिफरेंट है आपकी लाइफ? आपको वजीर बनने का मुझे नहीं लगता मेरी सेहत पे या कोई रूटीन पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, और ना ही पड़ेगा। फवाद चौधरी वजारत पहुंचे। उनके दफ्तर में लोगों का मुलाकात के लिए तांता बना रहता है। फवाद चौधरी ने अपने दफ्तर में मौजूद लोगों से मुख्तलिफ मंसूबों से मुताल्लिक पेशरफ्त पर बातचीत की। इल्ज़ाम लगता है कि पीटीआई की हुकूमत में हर इदारे का सरबराह साबिक या हाजिर सर्विस फौजी अफसर को लगाया जा रहा है। क्या आपकी हुकूमत को सिविलियन अफसरान पर एतमाद नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फ़ौजी अफसरान को जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर लगाने का फ़ायदा बहुत होता है। एक तो उन्होंने वॉर कोर्सेज़ किए होते हैं, उन्होंने एक पूरा एक छलनी है जिससे फ़ौज में लोग जो हैं वो आते हैं। दूसरा यह है कि आपको अच्छा लगे या बुरा, सिविलियन साइड के ऊपर जो हमारी तरक्की का एक अमल है ना वो बड़ा कंप्रोमाइज्ड है। फ़ौज में ये नहीं है। फ़ौज का जो एक प्रमोशंस का सिस्टम है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, लिहाजा आम तौर के ऊपर आपको टॉप लेवल में बड़े अच्छे लोग जो हैं वो मिलते हैं, और उसको जो है वो इसलिए आसानी होती है कि आप उनसे वहाँ से लोग ले लें। आप उन लोग वज़ीरों में से हैं जो काबीना इजलास में हुकूमती फ़ैसलों पर बरमला इख्तलाफ भी करते हैं। कभी उसूली मौक़िफ़ की कोई कीमत चुकाई? बस हो जाता है कई दफ़ा छोटा मोटा, तो आपको फिर कीमत तो चुकानी पड़ती है। आप नवाज शरीफ को बाहर भेजने वालों के मुखालफिन में शामिल थे। जिन लोगों ने उस वक्त हिमायत की, उन्होंने बाद में अपनी गलती का एतराफ़ किया। अब तो सभी कहते हैं कि गलत हो गया, और असल में बात यही होती है कि उस वक्त मौके के ऊपर बात करनी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन बार अच्छा, जब आप वज़ारत इत्तलात में थे तो सरकारी अफसरान के साथ आपके इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई। क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी निज़ाम की तब्दीली में रुकावट है? ना मैंने जो है इसमें पैसे कमाने हैं, ना मेरी को लोकल नंबरदारी का प्रॉब्लम है। मैं कंप्रोमाइज़ इस तरह के नहीं करता कि आधा आप कर लें आधा मैं कर लूँ, इस तरह नहीं होता। जो कानून में अगर मेरा इख्तियार है तो वो मैं बरतूँगा, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। ज़ाती तौर के ऊपर मैं ये ग्रेड 22 में सेक्रेटरी लगाने के तो वैसे ही मुझे तुक नहीं समझ आती, क्योंकि एक तो ज़्यादातर जो सेक्रेटरीज़ लगते हैं ग्रेड 22 में वो रिटायर होने वाले होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल रह गया होता है रिटायरमेंट पे। फिर उनके या सबसे छोटे बच्चे की शादी हो रही होती है या वो अपना घर मुकम्मल कर रहे होते हैं, लिहाजा उनको अपने और डिपार्टमेंट को समझने के लिए कम से कम 8 महीने 10 महीने चाहिए। हमारा जो सिस्टम है ये ग्रेड 19-20 के बाद हमें डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन में चला जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने एक इजलास की सदारत की जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ मंसूबों पर मुशावरत की गई। अच्छा, एक टाइम था कि वजारत साइंस की इमारत का भी लोगों को इल्म नहीं था, लेकिन अब ये ज़ुबान ज़देआम है। ऐसा क्या मुख्तलिफ किया आपने? मैंने सोचा कि हमें वो मामला देखने चाहिए जो कि लोगों को महसूस हो कि हमारी जो ज़िंदगियां हैं उसके साथ जुड़े हुए मामलात हैं। सो चाहे वो पीने का साफ़ पानी हो, चाहे वो रोयते हलाल का मामला हो, चाहे वो गाड़ियों की मामला हो या सिक्योरिटी का मामला हो, ड्रोन्स का हो, हेल्थ का मामला हो, हमने वो सारे मामलात मैंने उठाए हैं जो कि लोगों की ज़िंदगियों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, और उसके ऊपर मैंने अपना फोकस किया है।
2023 तक पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहाँ देखते हैं? मेरा इस साल का जो सबसे बड़ा प्लान है और टेंशन है वो ये है कि हम पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आएँ। उसमें मैं ज़ाती तौर पे तो चाहता हूँ कि हर तहसील से 15 बच्चे जो कि उस तहसील के साइंस स्टूडेंट्स टॉपर्स होंगे मैट्रिक के, उनको हम 10,000 रुपये देंगे, और जो FA के टॉपर्स होंगे उनको हम 12,000 रुपये महीना देंगे। तो उससे एक, और फिर जो टॉपर्स ऑफ द टॉपर्स हैं उनको हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में और पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हम उनको पढ़ने के लिए भेज दें। तो इससे होगा ये कि 5 सालों में तकरीबन एक समझिए कि 70,000 से 1 लाख के दरमियान एक बड़े पोटेंशियल साइंटिस्ट जो हैं वो हमें मिल सकेंगे। आप फुटबॉल और क्रिकेट के भी शौकीन हैं। क्रिकेट के नए निज़ाम से मुतमिन आपको लगता है कि नया निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाएगा? देखो, ये जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये गर्क हुआ है जब हमने स्कूलों में स्पोर्ट्स सीटें ख़त्म कर दी हैं। पूरी दुनिया में स्कूल और कॉलेज जो हैं वो आपकी ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं जहाँ से प्लेयर्स आते हैं। हमारे यहाँ ये अजीबो-गरीब ही काम कर दिया इन्होंने कि इन्होंने स्पोर्ट्स के कोटे ख़त्म कर दिए। जो हॉकी के साथ हुआ है वही अगले 5 साल में क्रिकेट के साथ होगा। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये तो दरमियान में ये जो PSL आ गया है इससे हमारी क्रिकेट कुछ बच गई है, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाना था। फवाद चौधरी वजारत के साथ साथ अपने हलके से आए लोगों को भी भरपूर वक्त देते हैं और उनके मसाइल सुनते हैं। आवाम से रोज़ सुनते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। कभी भाभी ने भी शिकवा किया है कि हर चीज़ महंगी होगी? तो ये कहना कि महंगाई नहीं हुई ये तो जाहिर है कि फैक्ट्री के ख़िलाफ़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये मसलन PMLN क्या कर रही थी, वो अरबा रुपया डॉलर ख़र्च कर रहे थे डॉलर को 100 रुपये पे रखने पे। मेरी नज़र में लोअर मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास को बड़ा जो अभी महंगाई है उससे उनकी बड़ी उनको जो है वो पहुँचती है। फिर 2 साल से आप देखेंगे तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ ये, लेकिन इस साल मुझे उम्मीद है कि अब आपको देखेंगे कि इस साल से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग जो आपको फॉलो करते हैं उनमें कुछ लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ लोग आपको बहुत हाई भी रेट करते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो है कि मैंने कभी किसी को ब्लॉक किया ही नहीं। इवन आपको पता है कि BJP ने एक पूरा अंदर विंग क्रिएट किया जो उसका काम ही सिर्फ यह है कि वो मुझे आके सोशल मीडिया पे गालियाँ दें। तो मैं उनको भी कभी मैंने ब्लॉक नहीं किया, मैं तो इंडियंस को भी कभी ब्लॉक नहीं किया। सो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से कंडीशन इज़ कि आप में अपनी राय के ख़िलाफ़ राय सुनने का हौसला होना चाहिए। फवाद चौधरी हमसे बातचीत करके वज़ीर आज़म हाउस रवाना हुए, जहां उन्हें वफाकी काबीना इजलास में शरीक होना था।